दिल्ली सल्तनत का इतिहास बड़ा दिलचस्प है और उसमें ना एक दौर ऐसा आता है जो था तो बहुत छोटा, लेकिन उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। जरा सोचिए, एक वंश जो सिर्फ 30 साल चला और उन 30 सालों में से भी 20 साल तो एक ही सुल्तान ने राज किया। लेकिन इतने कम समय में दिल्ली सल्तनत की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। यही तो कहानी है खिलजी वंश की। देखिए, खिलजी वंश की कहानी ना असल में दो सुल्तानों की कहानी है। एक तरफ है संस्थापक और दूसरी तरफ है वो जिसने सत्ता छीन ली। मतलब एक चाचा और उसका बेहद महत्वाकांक्षी भतीजा। और इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जलालुद्दीन खिलजी जो चाचा थे, वो नरमी और सहनशीलता से राज करना चाहते थे। उनका मानना था कि लोगों का दिल जीतो। लेकिन अलाउद्दीन नहीं, उसका मानना था कि सत्ता सिर्फ और सिर्फ सख्ती से चलती है। एक कहता था कि राज करने के लिए लोगों का साथ चाहिए, तो दूसरा कहता था नहीं, लोगों पर पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए। तो कहानी शुरू होती है जलालुद्दीन से। 70 साल की उम्र में उन्होंने मामलुक यानी गुलाम वंश को हटाकर खिलजी वंश की नींव रखी। सोचिए, उस उम्र में, और उन्हें सल्तनत भी कोई शांत नहीं मिली थी, अंदर ही अंदर विद्रोह की आग सुलग रही थी। तो शायद इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने विद्रोहियों को भी बहुत कठोर सजाएं नहीं दी। सोचा कि अमीरों का भरोसा जीतना जरूरी है। और उनकी एक सोच तो उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की थी। वो कहते थे कि भारत, जहां ज्यादातर आबादी हिंदू है, उसे एक कट्टर इस्लामिक राज्य नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जलालुद्दीन की यही जो नरम नीति थी ना, वो कई तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। और सबसे ज्यादा किसे खटक रही थी? हाँ, उनके अपने ही भतीजे अलाउद्दीन को। उसे ये सब कमजोरी लगती थी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और खूनी मोड़ आता है। और वो मोड़ था धोखा। जुलाई 1296 अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा, जो उसके ससुर भी थे, जलालुद्दीन की हत्या कर दी और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। तो अब सुल्तान था अलाउद्दीन, और सुल्तान बनते ही उसका पहला और सबसे जरूरी काम था अपनी गद्दी को मजबूत करना। उसने एक एक करके वो सारी नीतियां लागू की जो उसके चाचा की सोच के बिल्कुल उलट थीं। उसका मकसद साफ था, एक ऐसा साम्राज्य बनाना जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका कंट्रोल हो। अब एक सवाल उठता है ना, कि जब कोई खुद धोखे से गद्दी पर बैठे, तो वह ये कैसे पक्का करे कि कल को कोई और उसके साथ वही धोखा ना कर दे। अलाउद्दीन ने इस बारे में बहुत सोचा और उसके अगले सारे कदम इसी एक सवाल का जवाब थे। अलाउद्दीन ने ना बगावत की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। उसने विद्रोह के 4 बड़े कारण पहचाने। पहला, कि जासूसी का सिस्टम बिल्कुल कमजोर है। दूसरा, ये जो शराब पीने का आम चलन है, महफिलों में साजिशें यहीं से तो शुरू होती हैं। तीसरा, ये जो अमीर और सरदार आपस में पार्टियां करते हैं, रिश्तेदारियां बनाते हैं, इससे गुट बन जाते हैं। और चौथा, सबसे जरूरी, कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा होना। तो इन 4 बीमारियों का इलाज भी उसने 4 कड़े कदमों से किया। सबसे पहले जासूसी सिस्टम को ठीक किया। बरीद और मुनियन नाम के जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि हर खबर उस तक पहुंचने लगी। फिर दिल्ली में शराब और हर तरह के नशे पर पूरी तरह पाबंदी। अमीरों से कह दिया गया, मेरी इजाजत के बिना कोई पार्टी नहीं होगी, कोई शादी ब्याह नहीं होगा। और आखिर में जो सबसे बड़ा वार था, अमीरों की जमीनें छीन ली, टैक्स इतने बढ़ा दिए कि उनकी आर्थिक कमर ही टूट गई। अच्छा, तो अब सल्तनत के अंदर तो सब कंट्रोल में था, कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो अब अलाउद्दीन ने अपना ध्यान बाहर लगाया, एक विशाल साम्राज्य बनाने पर। और इसके लिए उसने सेना और बाजार में कुछ ऐसे बदलाव किए जो उस जमाने में किसी ने सोचे भी नहीं थे। बिल्कुल क्रांतिकारी। देखिए, 2 बड़ी चुनौतियां थीं। एक तो मंगोलों के लगातार हमले और दूसरा साम्राज्य को फैलाना। इन दोनों कामों के लिए चाहिए थी एक बहुत बड़ी परमानेंट सेना। तो अलाउद्दीन ने वही किया। उसने एक विशाल स्टैंडिंग आर्मी बनाई। और सबसे बड़ी बात, वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को कैश में सैलरी देना शुरू किया, सीधे शाही खजाने से। लेकिन सेना बड़ी हो तो करप्शन भी होता है। उसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दाग और चेहरा सिस्टम शुरू किया। सिस्टम बड़ा सिंपल था। दाग मतलब सेना के घोड़ों पर एक खास निशान लगा देना, ताकि कोई अच्छा घोड़ा दिखाकर घटिया घोड़ा ना ले आए। और चेहरा मतलब हर सैनिक का पूरा रिकॉर्ड रखना, उसका हुलिया कैसा है, क्या पहचान है। बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका था ये। पर यहां एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। इतनी बड़ी सेना को सैलरी देना, उन्हें खिलाना पिलाना, पैसा कहां से आएगा?
और वो भी ऐसे कि शाही खजाना खाली न हो जाए। बस इसी आर्थिक चुनौती का हल निकालने के लिए अलाउद्दीन ने वो कदम उठाया जो उसका सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादित सुधार माना जाता है। और जवाब था मार्केट कंट्रोल, बाजार पर पूरा सरकारी नियंत्रण। अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 अलग-अलग बाजार बनवाए और हुक्म जारी कर दिया कि हर चीज की कीमत सरकार तय करेगी। इससे फायदा ये हुआ कि सैनिकों को कम सैलरी में भी अपना गुजारा चलाना आसान हो गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। किसानों और व्यापारियों को अपना सारा सामान सरकार की तय की हुई कीमतों पर बेचना पड़ता था, जिसमें उन्हें अक्सर बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। और ये पूरा सिस्टम चलता कैसे था? सिर्फ और सिर्फ डर से। हर बाजार के ऊपर एक अफसर होता था, शहनाई मंडी, जासूसों का जाल फैला था, ये देखने के लिए कि कोई ज्यादा कीमत तो नहीं वसूल रहा। और सजा इतनी खौफनाक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कहते हैं कि अगर कोई दुकानदार वजन में हेराफेरी करता तो जितना वजन कम तौला है उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। मतलब ये कंट्रोल पूरी तरह से डर पर टिका था। तो इन सब सुधारों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अलाउद्दीन के पास एक ऐसी ताकतवर और डिसिप्लिन्ड सेना तैयार हो गई जिसने सल्तनत की सीमाओं को गुजरात से लेकर दूर दक्षिण भारत तक फैला दिया। जीत का ये सिलसिला शुरू हुआ 1299 में गुजरात से, जहां से उसे बेहिसाब दौलत तो मिली ही, साथ में मिला उसका सबसे वफादार जनरल मलिक काफूर। फिर बारी आई राजपूतों के सबसे मजबूत किलों की। 1301 में रणथंबोर और 1303 में चित्तौड़। और इसके बाद तो दिल्ली की सेना ने दक्षिण भारत की ओर कूच किया और सल्तनत की सरहदों को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। और दक्कन के इन सभी मिलिट्री कैंपेन्स का हीरो था मलिक काफूर। उसी के नेतृत्व में सेना वरंगल, द्वार समुद्र और सोचिए तमिलनाडु में मदुराई तक पहुंच गई और दक्कन के बड़े बड़े राज्यों पर दिल्ली का परचम लहरा दिया। तो अलाउद्दीन सिर्फ एक विजेता नहीं था। उसने लड़ाइयां लड़ी, साम्राज्य फैलाया, लेकिन उसने दिल्ली को बनाया भी। वास्तुकला में उसने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी देखी जा सकती है। लेकिन कहानी का अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसी शुरुआत होती है। उसकी बनाई हर मजबूत चीज की तरह उसका साम्राज्य भी एक दिन धूल में मिल गया। अगर आज हम दिल्ली में देखें तो उसने सीरी फोर्ट बनवाया जो दिल्ली का दूसरा शहर कहलाता है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो शानदार अलाई दरवाजा है वो उसी की देन है। उसका एक सपना तो और भी बड़ा था, कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंची एक मीनार बनाने का, अलाई मीनार। पर वो सपना उसकी मौत के साथ अधूरा रह गया। और हां, शहर को पानी देने के लिए 70 एकड़ में फैला एक विशाल तालाब, हौजे अलाई, भी उसी ने बनवाया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये इतना बड़ा साम्राज्य कितनी तेजी से ढह गया। 1316 में अलाउद्दीन की मौत हुई और बस दरबार साजिशों का अड्डा बन गया। मलिक काफूर ने गद्दी हथियाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। फिर 1320 आते आते आखिरी खिलजी शासक मुबारक शाह का भी कत्ल हो गया और उसी साल गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर कब्जा किया और एक नए वंश, तुगलक वंश की शुरुआत हुई। सिर्फ 4 साल। जरा सोचिए, अलाउद्दीन की मौत के बाद सिर्फ 4 सालों में उसका बनाया हुआ वो पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो सिस्टम सिर्फ एक इंसान के डर पर टिका हो, वो उस इंसान के जाते ही खत्म हो जाता है। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई भी साम्राज्य जो सिर्फ एक इंसान के खौफ पर बना हो, वो कभी सच में टिक सकता है? खिलजी वंश का उठना और इतनी जल्दी गिर जाना शायद इसी सवाल का सबसे बड़ा जवाब है।